हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए एक कई स्मार्ट टेस्ट सीरीज हल कराने जा रहा हूं। यदि चैनल पे कोई साथी नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का 1 रुपया नहीं लगता है। तो आइए आज के सेशंस को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा। आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों को हल करने के लिए मैं 20 सेकंड का समय दूंगा, जो आपके स्क्रीन पे टाइमर चलता रहेगा। तो पहले प्रश्न को आप सभी हल करें। टाइमर में स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये की मासिक बचत करता, तो उसका मासिक खर्च कितना। इसका फ्रैक्शन आप लेंगे 66/2/3 का, तो आएगा 2/3। तो 2/3 नंबर जो मिला, तो इसमें जो हर वाला नंबर हो गया वो आय हो गया, अंश वाला नंबर खर्च हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि आखिर में कोई व्यक्ति 3 यूनिट कमा के 2 यूनिट खर्चा कर दिया, तो आखिर में बचाया कितना। तो आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट की बचत हो रही है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो 1 यूनिट बराबर 1200 हो गया। अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि वो उसका खर्चा कितना है, उसका मासिक खर्चा कितना है। तो आप इस 2 यूनिट में गुणा कर दीजिए 1200 से। तो जब 1200 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी के 24। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर बी। यदि आय पूछता तो आप 1200 से 3 यूनिट में गुणा कर देते तो आ जाता 3600। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें। टाइमर में स्टार्ट कर दिया। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। एक व्यक्ति एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने लड़के हैं। तो जब 70% लड़कियां हो गई तो 30% लड़के होंगे, तो ये 30% रिप्रेजेंट कर रहा है 510 को। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, ये 17 हो गया। तो यहाँ 1% का नंबर मिला 17। जब 1% का नंबर मिला तो किसी भी विद्यालय में जो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% बराबर 1700 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 1700, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको बताने हैं। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आप ये मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़ा वो 1 रुपये में खरीदा होगा। तो यहाँ पे 33 मीटर जब कपड़ा खरीदेगा तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका मतलब जो इसका प्रॉफिट बनेगा वो 11 रुपया बनेगा। अब आपको सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो आप डायरेक्ट लाभ परसेंट निकाल दीजिए कितना होगा। तो ये 11 का लाभ हो रहा है 33 पे गुणे 100%। तो 11 तिया 33, 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 को
चलिए इस प्रश्न के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। तीन कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कक्षा में पहले कितने छात्र थे? अब इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे पहले 2:3:5 का अनुपात है, 2:3:5 का अनुपात है, पहले छात्र इस रेशियो में थे। अब ये सब में बढ़ करके ये 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो ये अनुपात आखिर में सब में बढ़ कितना रहा है? देखिए यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है और यहाँ भी प्लस, सब में 2-2 बढ़ रहा है। तो ये बढ़ना बराबर बढ़ना, यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट का नंबर हो जाएगा 10। तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पे कुल जो छात्र हैं 3, ये 2 का अनुपात है, यहाँ पे ये 2 था, 2 है, तो 2 3 5 या 5 10 हो गया। तो पहले 10 यूनिट छात्र थे, तो 1 यूनिट का नंबर 10 है, इसी में गुणा कर दीजिए 10 से, तो ये आपका बनेगा 100। तो यही आपका संख्या हो गया कि कक्षा में पहले 100 छात्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी की ए तथा सी ने मिलकर लगाई। तो वर्ष के अंत में 600 रुपये का लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा? अब जहाँ पे बटा दिया होगा, बटा दिया है, 1/3 दिया है, तो जब 1/3 दिया हुआ है तो 3 से कटने वाला नंबर आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे ले लीजिए कि जो इन लोगों ने पूंजी लगाई वो यहाँ पे 6 यूनिट लगाई। तो जब ए है, ये बी है और ये सी है, 6 यूनिट ये मान लीजिए पूंजी लगाई। तो ए 1/3 पूंजी 6 यूनिट का 1/3 पूंजी ए लगाया, तो 3 दूनी के 6, 2 लगा दिया। अब बोल रहा है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी कि ए तथा सी ने मिलकर लगाई। अब 6 यूनिट पूंजी है, उसमें 2 यूनिट ए लगा दिया, 4 यूनिट बचा। तो यहाँ पे सी को 1 दे दीजिए, तो 2 1 3 हो गया। अब 3 यूनिट पूंजी बी लगा देगा। इस तरह से पूंजी लगा। अब वर्ष के अंत में 600 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभों का अनुपात होता है पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पे समय समान है तो समय तो कट ही जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए को कितना मिलेगा, तो 2 3 5 1 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, तो 1 यूनिट का नंबर बनेगा 100। तो ए को पूछा कितना मिला, तो इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 200। तो ए को मिलेगा 200। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 रुपया ए को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। ए बी ने 1500 रुपये तथा 2000 रुपये की राशि लगाकर एक साझेदारी की। 4 माह बाद सी ने 2250 रुपये की राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया है। अगर बी अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लेता तो 900 रुपये के कुल लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा? तो आप मान के चलिए कि बिजनेस साल भर का चला होगा। अब यहाँ पे ए दे दिया, बी दिया और सी दिया, तो ये 1500 रुपया लगा रहा है ए। तो ए कहीं भी पैसा निकाला नहीं है, तो आप ले लीजिए कि ये पूरे 12 महीने तक इसका पैसा चलता होगा। अब बी वाले नंबर को देखिए, बी लगा रहा है यहाँ पे 2000 रुपया, 2000 रुपया, लेकिन बी 9 महीना बाद पूंजी अपना निकाल लिया, तो 9 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे सी 4 महीना बाद आया है, तो 8 महीने तक व्यापार में रहा है, तो ये 2250 गुणते 8 हो जाएगा।
अब इसी को काट देंगे, लाभों का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 25 छः 150 हो गया, 25 बटे 200, अब 25 नवा 225। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो ये अनुपात मिला 9 संबंधे 9 संबंधे 9, यानी 1 संबंधे 1 संबंधे 1 हो गया। तो यहाँ पे जो लाभों का अनुपात मिला वो 1 संबंधे 1 संबंधे 1 का मिला। जब 1 संबंधे 1 संबंधे 1 का मिला तो यहाँ बोल रहा है कि 900 रुपये का लाभ हुआ। तो ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, तो 1 यूनिट का नंबर कितना बनेगा? 300 बनेगा। जब 1 यूनिट का नंबर 300 बनेगा तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा 1 यूनिट है, तो इसी में गुणा कर देंगे तो ये 300 मिलेगा, बी को मिलेगा 300। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 300 मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया, आप सभी हल करें इसको। किस राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है? तो वार्षिक ब्याज दर बताइए, वार्षिक ब्याज दर बताइए। कोई भी साथी चैनल पे नया होगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप सभी देखें। किस राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है? तो ये हर वाला नंबर आपका यहाँ पे जो दिया ये मूलधन हो गया और ये आपका नंबर एसआई ब्याज हो गया। अब यहाँ पे समय आपको दे दिया है, टाइम दे दिया है। अब दर बराबर सूत्र होता है, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 1 गुणे 100 अब बटा में 4 गुणते 5 मूलधन गुणे समय। तो ये 5 के 20, तो 20 पचे 100 हो जाएगा, तो रेट बनेगा 5%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 5%। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इसके लिए टाइमर मैं स्टार्ट कर दिया। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है, आपको इस प्रश्न का परिमाप बताना है कितना होगा। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर होता बराबर 400 करणी में 3 बनेगा। करणी में 3 से करणी में 3 कट गया, तो ये ए स्क्वायर बनेगा 1600। तो ए बराबर निकलेगा 40। तो ए बराबर 40 हो गया, तो परिमाप पूछ रहा है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो 3 को होती हैं, तो 40 ये 40 ये 40 तीनों को जोड़ दीजिए तो बनेगा 120। तो इसका जो परिमाप निकलेगा वो 120 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसको हल करिए। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया तो ये एलबी का नंबर आपको दे दिया 120 और परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में एल प्लस बी बराबर 46। तो इसको 2 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये आपका एल बी का नंबर 23 मिला। अब इसको क्या करिए कि 120 का ऐसा 2 फैक्टर करिए जिसको जोड़ने पर 23 आए। तो 15 बाटे 120, 15 गुणे 8 यहाँ पे आप कर दिए, तो यहाँ लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई हो गया 8 और दोनों का जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 भी मिलेगा। क्लियर। अब आइए इसका पूछ रहा है कि विकर्ण कितना होगा। तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर करेंगे 225 या 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये अंडर रूट 289 हो जाएगा। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 17 मीटर, 17 मीटर। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी देखें।
क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्न को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर दिया। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल होगा। आइए इस प्रश्न का आप आंसर देखें कितना बनेगा। समचतुर्भुज की एक भुजा और उसके विकर्ण का माप दिया है। आपको भुजा दे दिया है और यहाँ विकर्ण दे दिया, तो इस प्रश्न को इस तरह आप फिगर से बना लीजिए। तो जब फिगर से यहाँ बनाएंगे सबसे पहले आप विकर्ण निकाल लीजिए। यही आपका डायग्राम बनेगा। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है। अब यहाँ पे भुजा ये 10 हो गया, तो ये विकर्ण आपको दे रहा है 16 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। और ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये करणी में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये भुजा जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये 10 स्क्वायर और प्लस ये 8 स्क्वायर। तो ये करणी में बनेगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो ये बनेगा 100 माइनस 64। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 6, 36 बनेगा, 6 आ जाएगा। तो ये नंबर आपका 6 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विकर्ण बनेगा वो 12 बनेगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये आपका बनेगा 16 और दूसरा विकर्ण हो गया 12, 2 छके 12, तो 16 छके 96। तो ये आपका बनेगा 96 वर्ग मीटर। तो ये आपका सही हो जाएगा कि वर्ग सेंटीमीटर वाला नंबर निकल के आएगा। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इस प्रश्न को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास होगा। क्षेत्र का व्यास कितना होगा? आप त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका दोगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है तो अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है 36 r बटा में 7 बराबर 144। तो 36 चौके 144, r बराबर मिलेगा 28। आपसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ये 2 गुणे 28, 28 दूनी के 56। तो ये 56 मीटर आपका आंसर बनेगा, 56 मीटर। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी देखें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। किसी काम को समाप्त करने में ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे ए और बी दिया, तो जब ए बी दिया यहाँ पे, तो यदि ये एक काम करेगा तो ये 3 करेगा। इनके काम का ये वर्क का अनुपात हो गया। इनके टाइम का अनुपात निकालेंगे तो ये उल्टा होता है, एक संबंधित 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए 20 से 60 दिन कम लेता है, तो ए यहाँ पे 2 यूनिट कम ले रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का नंबर 30 बनेगा। अब यहाँ पे ए उस पूरे काम को समाप्त करने में 30 दिन लेगा, अब बी लेगा 90 दिन। अब आप सभी को पता है कि 30 और 90 का जो एलसीएम बनेगा वही कुल काम बनेगा। तो 30 और 90 का जो लॉसा बनेगा वो 90 बनेगा। तो यही कुल काम हो गया। इस प्रश्न का कुल काम बना 90। अब दोनों मिल के 3 1 4, तीनों जब ए बी मिल रहे हैं तो 3 1 4 खा रहे हैं, तो ये 90 खाने में कितना समय लेंगे? 4 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका 45 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन।
इस प्रश्न का आंसर बनेगा 22 से 1/2 दे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसके कुल कितने चक्र होंगे, यानी कितना चक्कर उसको लगाना पड़ेगा उस वृत्ताकार पहिए को। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तो इसका मतलब जो पहिए का त्रिज्या हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा, आधा होता है। अब तदनुसार 22 किलोमीटर चलने में, अब सबसे पहले आप परिधि निकाल लीजिए कि एक चक्कर का दूरी कितना होगा, यानी इसकी परिधि निकालेंगे आप, एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, परिधि निकालेंगे तो 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7, पाई का मान आर हो गया 7/2। ये देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मिला यहाँ पे 22 मीटर। तो एक चक्कर की दूरी 22 मीटर मिला, और यहाँ पे 22 किलोमीटर आपको चलना है, कितने चक्कर लगाएंगे। तो कितने चक्कर निकालने के लिए ये जो 22 किलोमीटर है इसको पहले मीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए। अब ये 22 से आप भाग कर दीजिए, कहें कि एक चक्कर की दूरी है 22 मीटर, 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो चक्कर जो बनेगा वो 1000 चक्कर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें, अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलिए इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 12वीं पारी से पहले 1 2 3 4 पारी इस तरह खेलते हुए गया होगा। तो आप मानिए कि 11वीं पारी तक का औसत, पारी तक का औसत आप मान लीजिए कि यक्स था। जब 11वीं पारी तक का औसत यक्स था, तो उसका जो 11वीं पारी तक रन बना वो पारी से औसत से गुणा कर देंगे, तो 11वीं पारी तक बना रन मिल जाएगा। अब ये 11 सॉरी यक्स हो गया। अब यहाँ पे 12वीं में 63 रन बनाता है, तो यहाँ 63 रख दीजिए, तो ये पूरे 12वीं तक बना रन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो यहाँ औसत यक्स था, तो ये यक्स प्लस 2 हो गया। क्लियर। और यहाँ पारी लगा 12 से गुणा कर दीजिए। अब इसी को हल करेंगे तो ये बनेगा 12 यक्स प्लस 24। अब इसको हल कराएंगे इस समीकरण को, तो ये घटेगा तो ये यक्स हो जाएगा, तो ये यक्स बराबर बनेगा 63 में से 24 घटेगा तो ये आपका 39 आ जाएगा। ये 11वीं पारी तक का औसत 39, लेकिन आपसे 12वीं पारी के बाद बोल रहा है, तो यहाँ पे जो 2 बढ़ा इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो इस प्रश्न का नया औसत बनेगा 41, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्यूशन को आप देखिए। चलिए इस प्रश्न को आप सभी हल करें। 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें कि 1728 के गुणनखंड कितने होंगे। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को टाइप करिएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे 1728 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले आप 1728 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालिए कि अभाज्य गुणनखंड इसका कितना होगा, अभाज्य फैक्टर कितना होगा। तो 1728 के अभाज्य फैक्टर इस तरह से आप निकालिए। तो ये 2 से काटेंगे तो 8 बनेगा,
2 छके 12, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पाँचे 2 एकम 2, 0, 2 8, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो ये 27 बनेगा। अब 3 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटा, ये आपका नंबर 3 हो गया, और 3 एकम 3, इस तरह से बना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1728 को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, घात के रूप में आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 हो गया, गुणे 3 की घात यहाँ पे 3 है, 3 की घात 3 हो गया। तो जब 3 की घात 3 हो गया तो केवल घात में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। तो 6 1 7 हो गया, और गुणते इसके घात में 3 की घात में जो 3 है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया, 7 चौक 28। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 28। सबसे पहले आप अभाज्य फैक्टर करिएगा, इसके बाद उसको घात के रूप में सजा लीजिए, और जब घात के रूप में मिल गया तो इसके घात में एक एक को जोड़ के गुणा कर दीजिए, तो आपको गुणनखंडों का संख्या मिल जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसके लिए टाइमर मैं ऑन कर दिया। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा की प्रतिकूल विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा सकता, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे आपको यू दिया हुआ है, धारा की दिशा का मतलब यू दिया है, और यहाँ प्रतिकूल का मतलब आपका भी का 9 दिया है। ये आपका यक्स वाला पूछ रहा है कि जल में नाव की चाल यक्स कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। u प्लस भी बाई 2 होता, तो ये 15 प्लस 9 बटा 2 करिए, तो ये बनेगा आपका 24 बटा में 2, इसको काटेंगे कितना 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यदि यही प्रश्न आपसे पूछता कि धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल कितनी होगी, तो आप दोनों नंबरों को घटा देते हैं, यानी y बराबर मिलता है u माइनस भी बाई 2, तो ये 15 में से 9 घटेगा 6, 6 बटा में 2 कर देते, तो ये आपका निकलता 3 किलोमीटर पर घंटा, तो ये बनता धारा की चाल। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। अगले प्रश्न को आप सभी हल करिएगा। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 10, 16, तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाले सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? वो तीनों से नंबर कट जाना चाहिए। चलिए टाइमर समाप्त हो गया। इसके सॉल्यूशन को आप सभी देखें, यहाँ पे दिया 10, 16, 24, तो सबसे पहले 10, 16, 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे 10, 16 और 24 का, तो ये 2 से कटेगा, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 12 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब डायरेक्ट सबका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 5 40, दूनी के 80, और 80 तो यहाँ 240, तो इनका जो सबका लॉसा निकलेगा वो 240 निकलेगा। अब इन लोगों से जो नंबर कटेगा वही नंबर आपका आंसर बनेगा। अब 240 से 900 कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 1600 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये 2500 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये कटेगा आपका 3600 बटा 240 करके देखिए, तो 0 हो गया। ये 12 तिहाई 36 और 12 दूनी के 24, 2 से कट गया तो ये 15 आ गया। कट पाएगा नहीं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें। इस प्रश्न को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। इस प्रश्न को आप सभी हल करें। किसी धनराशि के 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया वह धनराशि है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि है। यदि कोई भी साथी चैनल पर नया होगा
तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए इसके सॉल्यूशन को आप सभी देखिए। ये फार 3 वर्ष वाला है, फार 3 वर्ष है। तो जब फार 3 वर्ष है तो इसके लिए फार्मूला होता है डी बराबर यस इंटू आर स्क्वायर कोष्ट में 300 प्लस आर अब बटा में 100 का क्यू। इस फार्मूले को आप लगा दीजिएगा। तो जब लगाएंगे तो डी का मतलब अंतर होता है, यस का मतलब मूलधन है, आर का मतलब दर है। तो अब जब लगाएंगे तो ये 100 यहाँ पे 22 दिया, 122 बराबर ये आपका यहाँ पे यस नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है, ये मूलधन है। 5 आपको दिया है रेट यहाँ 5%, तो ये बनेगा 5 इंटू 5, ये आपका 305 बनेगा बटा में 100 गुणते 100 गुणते 100 बनेगा। अब इस नंबर को आप हल करिए तो 5 25 चौके 100 हो गया। ये 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। अब ये 61 एकम 61, 61 दूनी के 122, 2 बार में ये कट गया। अब ये गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, दूनी के 16, अब 3 जीरो यहाँ पे है, 1 2 और 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो यही आपका मूलधन बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 16,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें, अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर दिया। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड एक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर है? तो के किसके बराबर है? चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। इतने नंबर का ये गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड होगा तो इसको काट भी सकता है, इसको पूर्णतः विभाजित भी कर सकता है। तो जब इसको हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो ये x बराबर -3 बनेगा। अब इस समीकरण में आप x का मान रखिए, तो जब रखेंगे x का मान यहाँ पे तो -3 का स्क्वायर, ये बनेगा -3 का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा -3 के प्लस 12 बराबर 0। अब इसको हल कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 - 3 के प्लस 12 बराबर 0। अब ये 3 के बराबर 21 हो जाएगा, 3 7 21, तो ये के की जगह पे आएगा 21 7। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे x प्लस 3 बराबर आप 0 रख सकते हैं, कहे कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड है। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को आप बनाइए। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ए और बी की चालों में 5 संबंधे 8 का अनुपात है। यदि बी ए की तुलना में 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलता हो तो ए की चाल बताइए। ए की चाल बतानी है आप सभी को। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि चाल का अनुपात दिया और बी एस की तुलना में 18 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। अब देखिए आखिर हमें यहाँ कितना तेज चलता है, तो 3 तेज चल रहा है, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को। तो पूछ रहा है कि ए की चाल है, तो इस 5 में 6 से आप गुणा कर दीजिए, 6 5 30, तो ये चाल हो जाएगा ए का 30 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर दिया। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य चाल है, उसका सामान्य समय है, यानी सामान्य समय उसका कितना है। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे 3/4 दिया, तो जब 3/4 दिया तो इसमें देखिए समय का डिफरेंस कितने का हो रहा है, समय का डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को,
एक रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 20 नंबर में आप गुणा कर दीजिए 20 से, तो ये बनेगा 80। इसमें गुणा कर दीजिए 20 से, तो ये बनेगा आपका 60। तो जो उसका पहले सामान्य समय था वो 60 मिनट था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 60 मिनट बनेगा। और इसको मैं दूसरा तरीका आपको समझाऊं, ये सबसे फाइन तरीका होता है, लेकिन और आप एक तरीका सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है। यदि व्यक्ति की मूल गति 1 होगी तो यहाँ पे 3/4 से चल रहा है, कम करके यहाँ पे चल रहा है। तो अब यहाँ चालों का अनुपात निकालेंगे तो ये 4 संबंधित 3 हो जाएगा। तो इनके समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, ये 3 संबंधित 4 हो जाएगा। ये स्पीड का अनुपात है, टाइम का इनके अनुपात निकालेंगे 3 संबंधित 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि आखिर में ये कितने देरी से पहुंच रहा है, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 20। तो यहाँ सामान्य समय पूछेगा तो इस 20 में आप 20 से गुणा कर दीजिए इस 30 में, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 60। तो ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर दिया। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई कितना है। आप सभी को पता है कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, किसी बिंदु को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे यदि पूछ रहा है कि दूरी कितनी होगी, ट्रेन कितनी लंबी है, तो लंबाई पूछने का मतलब कि आपसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहाँ पे चाल दिया 36 किलोमीटर पर घंटा, तो 36 दिया, तो ये समय दिया सेकेंड में, तो ये समय और चाल एक ही फॉर्म में होना चाहिए। तो इस किलोमीटर पर घंटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, और गुणे यहाँ बनेगा 25। 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, तो ये बनेगा 250 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 250 मीटर। 250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इस प्रश्न को आप सभी हल करिए। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4 संबंधित 5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5 संबंधित 6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को, बहुत ही कम समय का ये प्रश्न है, इसलिए कि यहाँ 4 संबंधित 5 दिया। देखिए 4 से ये 5 हो गया, आइए देखिए 5 से ये 6 हो गया। तो इसका मतलब एक यूनिट दोनों में बढ़ रहा है कि नहीं। और यहाँ 5 वर्ष, तो ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। जब 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ए की वर्तमान आयु यूनिट 4 यूनिट है, तो इसी में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, तो ये 20 वर्ष आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर ऑन कर दिया। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5 संबंधित 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग वर्षों में होगा। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5 संबंधित 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में जो ये अधिक है वो कितना है, 4 यूनिट अधिक है। तो ये अधिक बराबर अधिक, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1 यूनिट का नंबर हो जाएगा 10। तो जब 1 यूनिट का नंबर 10 हो गया तो उनकी आयु का योग बोल रहा है, तो उनकी आयु का योग होगा 5 और 9 14, 14 यूनिट। 14 यूनिट में 10 यूनिट से गुणा कर दीजिए, तो यही बनेगा 140 यूनिट। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।